जिसमें इंडेक्सेशन आपसे छीन लिया गया है, उसमें सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख, कॉस्ट प्राइस 1 करोड़, मुनाफा 3 करोड़ 17 लाख, उस पर 12.5% टैक्स, यानी कि टैक्स कुल मिलाकर आपका बनता है 39,62,000। यानी कि नई व्यवस्था में वही 1 करोड़ का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4 करोड़ 17 लाख का, तो आपको लगभग 40 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और पुरानी व्यवस्था में आपको मात्र 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 40 माइनस 11 लगभग 29 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा मात्र 1 करोड़ रुपए के प्लॉट की सेल पर। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसीलिए इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अति आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे ना हटाएं, और आज मैं इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं, अगर आपने इंडेक्सेशन वापस लागू नहीं किया तो 3 चीजें होने जा रही हैं इस देश में। पहला, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट गिरने वाली है और लोग अपना ड्रीम होम कभी नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा, अंडर वैल्यूएशन होगी प्रॉपर्टी डील्स की, सब लोग सर्कल रेट पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे, कोई असल कीमत नहीं बताएगा। और थर्ड थिंग जो इस देश में होने जा रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में भारी तादाद में ब्लैक मनी आने जा रहा है अगर आपने ये इंडेक्सेशन का फैसला वापस नहीं लिया। मेरा 5वां सुझाव सरकार को, फाइनेंशियल सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करिए। डेट में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, बैंक डिपॉजिट्स में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और खास करके जो 24 से 36 महीने से अधिक लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं उन्हें इंसेंटिवाइज करिए, टैक्स मत करिए, पेनलाइज मत करिए। और मैं कहूंगा आने वाले समय में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स अबॉलिश करने के लिए भी सोचना चाहिए, ना कि उसे सिर्फ कम करना चाहिए। छठा मेरा सुझाव, रिव्यू, रिवाइज एंड सिंप्लीफाई जीएसटी। जीएसटी जिसे गहरा संकट टैक्स या गब्बर सिंह टैक्स के नाम से आज देशवासी जानते हैं, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, हर चीज पे जीएसटी लगा लगाकर हमने इस देश के इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लगा दिया, सारी चीजें महंगी हो गई। मेरा सुझाव है सरकार से कि इस जीएसटी के पूरे फ्रेमवर्क को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी कर रिवाइज करिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में जीएसटी कम करिए ताकि हम ग्लोबली कंपेटिटिव बन सकें। एसएमई सेक्टर जो नौकरियां देता है, छोटे उद्योग हैं, उसमें जीएसटी कम करिए, और एसेंशियल कमोडिटीज, दूध, दही, चावल, रोटी, चावल, आटा, उस पर कम से कम जीएसटी विड्रॉ करिए। मेरा 7वां मेरा सुझाव, गिव मोर टू स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की जेब में थोड़ा पैसा डालिए। कोलिशन पॉलिटिक्स के कंपल्शन हम समझते हैं कि आपको बिहार को, आंध्र प्रदेश को ज्यादा पैसा देना था, लेकिन उन राज्यों ने जिन्होंने आपको भरपूर वोट दिया, गुजरात ने, दिल्ली ने, मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, जिन लोगों ने अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें आपकी झोली में डाल दी, उनसे क्या गलती हुई? उन राज्यों को आपने दिया एक एक झुंझुना और बाकी 2 राज्यों को पे सब कुछ लौटा दिया। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी फेडरलिज्म नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। ये गुहार में लगाना चाहूंगा। और इस सरकार को एक बुरी आदत है सेस और सरचार्ज लगाकर पैसा वसूलने की। सेस और सरचार्ज वो टैक्स है सरकार का जिसे उन्हें राज्यों के साथ बांटना नहीं पड़ता, वो डिविजिबल पूल में नहीं जाता। इसीलिए सरकार सेस और सरचार्ज लगा लगाकर आम आदमी से पैसा वसूलती है। मैडम, अगर केंद्र सरकार 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 18 रुपए सेस और सरचार्ज के जरिए कमाती है, यानी कि मात्र 82 रुपए, 100 में से 18 हटा दीजिए, 82 रुपए डिविजिबल पूल में जाता है जो राज्यों में बांटा जाता है। 18 रुपए सीधा सरकार की जेब में जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि सेस और सरचार्ज की या तो इस प्रथा को बंद करें या वो भी डिविजिबल पूल में डालकर स्टेट्स के साथ बांटे। मेरा 8वां सुझाव, जीएसटी कॉम्पनसेशन जो राज्यों के लिए बंद कर दिया गया है उसे कम से कम 5 साल और दीजिए। कई ऐसे राज्य हैं, तमिल, हर बात पे माने। और सर, मैंने बस में फिजिकल डेफिसिट के बारे में बोला है, गिर रही रुपए की कीमत के बारे में बोला है, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा कीमतों के कारण बढ़ रही महंगाई के बारे में बोला है, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया वो बोला है, दलित वर्ग को इग्नोर किया गया है, महिलाओं को इग्नोर किया गया है, लगभग पूरे देश को, कुछ राज्यों को भी उनको भी दिया नहीं गया, सिर्फ पॉलिटिकली लुभाया गया है, उनको कुछ नहीं मिला एक्चुअली में, तो उसके बारे में बोला है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं और कोशिश करता हूं और रहूंगा, जो बोलूंगा वो कानून के दायरे में रहकर। पिछले माननीय स्पीकर साहब, आज देश श्रीमान राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है।
अलग अलग वर्ग के लोग उनको आकर मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। और कल किसान ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होकर उनके पास आई और उन्होंने और इंडिया अलायंस ने की तरफ से अपना पूरा उनकी जो डिमांड्स है उसका भरोसा दिया है। और इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी आज किसानों की जो डिमांड्स हैं उनके साथ है, उनके पूरा उनके साथ खड़ा। माननीय स्पीकर साहब, किसान मांग क्या रहे हैं? बजट में वो चीजें नहीं आई। किसानों से वादा किया गया था, जब यहां एजिटेशन हुआ जिसमें 736 लोग मरे, शहीद हुए, पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, 736 परिवारों को नौकरियां दी गई। जितने लोग एजिटेशन में मरे सबको हमें नौकरी दी और साथ में 5 लाख रुपया उनके परिवारों को कंपनसेट किया। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। माननीय स्पीकर साहब, आज किसान वो चीज मांग रहे हैं जिसकी केंद्र सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट की है लिखती, कि हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। क्यों नहीं दी जा रही? और किसान चाहता क्या है? सर्टिफिकेट करें और एकदम गलत बोल रहे हैं, टोटली बेबुनियाद बात बोल रहे हैं। हवाई बातों के ऊपर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब धरना उठाया आपने लिख के इसको दिया, ऑथेंटिकेट करना आवश्यक है। ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह कर रहा है। ये चंद्रबाबू कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी, गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना इन लोगों ने, और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इनको तुरंत ऑथेंटिकेट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि गलत बातें बोलकर, पूरी बेबुनियाद बातें बोलकर हमारे मेहनती किसानों को, हमारे अन्नदाताओं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। पहले ये बताए स्पीकर साहब, मेरा स्पीकर, कोई बात नहीं। स्पीकर साहब, अगर किसान, देश का किसान जो देश का अन्नदाता है, जिसने आजादी के बाद देश को अन्न से भरपूर किया है, अगर देश का अन्नदाता, सर आप बैठ जाइए प्लीज। अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो, तो उसमें क्या गलत मांग रहा है वो? क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका 5-5, 10-10 लाख, 2-2 लाख आप कराया गरीब मजदूर और किसान का क्यों नहीं करते हो? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, इसमें क्या आपत्ति है? और स्पीकर साहब, 4 अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो। मैं बताता हूं, 4 NSA लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दे दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये नहीं, क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? और स्पीकर साहब, आपको क्या आपत्ति है? आज आप बोल रहे हैं, उसका प्रमाण भी प्रस्तुत कर देना। मैं उनकी एक डिमांड, मैं ये बात करना चाहता हूं। इनका आरोप है, मैं आपसे स्पीकर साहब को ऑथेंटिकेट करें। किसान धरने के लिए, किसान एजुकेशन के लिए करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। यार चंदे ही क्यों दुख रहा है? आपको बोलने दो यार। इससे उनको गलत NSA लगाए, ये बोला है। स्पीकर साहब ऑथेंटिकेट करे, नहीं तो इनके ऊपर इनकी कार्रवाई की जाए। ये तो बोलने नहीं दे रहे। स्पीकर साहब, आप जो तथ्य बोल रहे हैं सदन में, स्पीकर साहब, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ भी करना कि किसान प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री सर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम सबको मालूम है, एक दूसरे को पाठ पढ़ाने का नहीं है। सुनो
सर देखिए, जब मेंबर बोल रहे हैं, जब एक मेंबर बात बोल रहे हैं और वो गलत अगर बात बोलता है, यहाँ एक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रालय को संभाला और संबंधित विषय को जानकारी रखता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने एलिगेशन लगाया उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, उसमें ये क्यों खड़े हो गए? मुझे समझ में नहीं आया। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अगर कोई मेंबर गलत बयान देता है तो यहाँ से ट्रेजरी बेंच से उसको ऑथेंटिकेशन मांगना, ये तो एक परंपरा है। ये पूरा कांग्रेस वाले क्यों खड़े हो गए? और वैसे भी सदन में इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है, ये गलत बात है। इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूं कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। ऐसा सदन को गुमराह हवा में बात करके आप सदन को आप गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, गलत बात नहीं बोल सकते यहाँ पे। स्पीकर साहब, किसान प्रधानमंत्री जी को सरकार को मिलना चाहता है। वो पंजाब से चले हैं और उनको 1 मिनट आपके बोल। अरे भैया बैठ जाओ। सुनो ना स्पीकर साहब, एक मिनट to authenticate, but it should be into his knowledge. लोकसभा में ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है, ये राज्यसभा में होता है। ये उनका जानने का विषय है। इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड इन पार्लियामेंट, सो ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, ही शुड विथड्रॉ। क्या बोलना है? सुदीप दा बहुत सीनियर आदमी है, मैं उनका इज्जत करता हूं, लेकिन स्पीकर का डायरेक्शन 115 1 2 3 4 वो ये कहता है कि कोई मेंबर यदि गलत करता है तो या तो मंत्री या मेंबर उसको सुधार सकता है और स्पीकर उसको कह सकते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। इसलिए इस रूल के बारे में सुदीप दा को पता होना चाहिए और वो ऑथेंटिकेट करना है। ये रूल पता है और ये रूल के आधार पर उनको ऑथेंटिकेट करना है। सन्नी जी, स्पीकर साहब, माननीय सदस्य, आपका बहुत समय हो गया, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो जाएगा। उनका समय काटने के बाद बात कर रहा हूं, उनका सबका समय काटने के बाद बात कर रहा हूं। मुझे दिक्कत नहीं है, आपकी पार्टी का समय और मेंबर का मौका नहीं मिलेगा। स्पीकर साहब, बोलिए। स्पीकर साहब, मेरे गुरु की वाणी है, मेरे गुरु की वाणी ये कहती है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। जो झूठा होता है उसको आग लग जाती है जब कोई सच बोलता है। मैं किसानों की बात कर रहा हूं, मैं मजदूर की बात कर रहा हूं और ये लोग मुझे बोलने नहीं देते। क्या दुश्मनी है तुम्हारी किसानों के साथ? क्या दुश्मनी है तुम्हारी किसानों के साथ? मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या बिगाड़ा आपका? स्पीकर साहब, किसान सरकार से मिलने के लिए दिल्ली के लिए आए। ये बजट का विषय नहीं है सर, बजट का विषय इसलिए है कि हमें कर्जा माफी चाहिए, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। सदन में चर्चा बजट में बोल रहा हूँ कि कर्जा माफी चाहिए और जो लोग यहाँ कोई किसे मिले नहीं मिले, ये तो मेरी अपेक्षा। साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे मिलना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा रास्ता, क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है पंजाबी के हरियाणा में पक्का बैरिकेड लगा दिया गया कंक्रीट का और किसानों को दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा है। और हरियाणा पुलिस ने किसान के गोली मारकर सामने से मारा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसान आपका दुश्मन क्यों है? स्पीकर साहब,
ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं ना नहीं बोलूं। नहीं, मैं नहीं चाहता आप बजट पर बोलते रहे। जनरल डिबेट क्या बोल रहे हैं? चलो ये है कि तुम्हें गैरों से का फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो अब हो गया, मिलना ना तुम खाली ना हम खाली।